Hello students, welcome to my class students. हम in the previous video we were discussed about let's play games chapter number 5 and the next topic is team spirit. What is team spirit? Team spirit क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे. Okay students, so let's continue. Let's play games chapter number. स्टूडेंट टीम स्पिरिट वो होती है टीम की प्रेरणा जो टीम को सक्सेस तक ले जाती है और सक्सीड दिलाती है. इन स्पोर्ट्स टीम स्पिरिट इज अंडरस्टूड एज द स्पिरिट दैट मेक्स द प्लेयर्स वांट देयर टीम इन सक्सीड. इनमें प्लेयर्स के अंदर कॉपरेट की भावना होती है, कोऑर्डिनेशन होता है. कोई भी गेम को खेलने के अंदर एक टीम बनाकर एक ग्रुप बनाकर वो लोग इंटरेस्ट से ये गेम खेलते हैं. टीम इज ओनली द थिंग दैट मैटर्स. ऐसी टीम होती है जिसमें कोई मैटर्स नहीं होते और ये जो टीम होती है उसके अंदर एक सारे प्लेयर्स के अंदर सिमिलरिटी रहती है कि हमें सब प्लेयर्स को मिलकर एक साथ टीम को सक्सीड कराना है. कैसे? जब भी हम खेलेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट होकर खेलना है, इंटरेस्टेड होकर खेलना है और अपनी जो परफॉर्मेंस और अपना टैलेंट जो है वो टीम वर्क के साथ करना है. जिसमें टीम स्पिरिट टीम की प्रेरणा, जिसमें जैसे लाइक क्रिकेट या हॉकी या बास्केटबॉल कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें पूरे 10, 11, 12 जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनमें सारे में डिसिप्लिन से वो गेम खेलते हैं और अपने अपने टैलेंट का शो करके अपनी टीम को, चाहे वो इंडिया की टीम हो, तो उसको सक्सेस करने में एक साथ योगदान करते हैं. द नेक्स्ट है लाइव मैचेस. लाइव मैचेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स वनडे सीरीज जो भी आप देखते हैं लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज. दो कंट्रीज और दो स्टेट के बीच में जो अलग अलग टीम प्ले करती है उसको लाइव मैचेस बोला जाता है. जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया का मैच आज पाकिस्तान के साथ है, इंडिया का मैच आज वेस्ट इंडीज के साथ है. तो ऐसे मैचेस दो कंट्रीज, दो स्टेट आपस में अपनी अपनी दो टीमों के साथ अलग अलग कंपटीशन करते हैं. चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, हॉकी का मैच हो या फुटबॉल का मैच हो, उनको लाइव मैचेस के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा योगा. स्टूडेंट्स योगा जो है वो उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं. योगा जो है These days people have becomes more aware of their health. आप जानते हैं कि लोग जो हैं आजकल अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं. तो देयरफॉर इसलिए योगा हैज़ बिकम्स वेरी पॉपुलर. योगा जो है एक तरह की एक्सरसाइज है जो लोग करते हैं. किस लिए? योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है, योगा इज एक ऐसी प्रैक्टिस है जो डेवलपमेंट करती है हमारा शारीरिक, मानसिक, भौतिक और सामाजिक. ये सारी हमें जो है डेवलपमेंट को योगा बढ़ाती है. जैसे योगा इज़ अ प्रैक्टिस दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ. योगा इज़ एन आर्ट. योगा एक आर्ट है. आर्ट मीन्स कला. योगा एक आर्ट है जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करती है माइंड और सोल एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल. हमारे मन और दिमाग को शांति देती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारी माइंड और सोल, हमारा दिमाग और जो सोल मतलब आत्मा शांत हो जाती है. तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ बना रहता है. हमें मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक सारी शक्तियाँ जो हैं वो योगा से मिलती है और हमारा माइंड और बॉडी दोनों पीसफुल हो जाते हैं. अब योगा के जो है कितने बेनिफिट्स होते हैं वो देखेंगे स्टूडेंट्स. ये इस योगा जो लोग योगा करते हैं तो योगा हमारी हेल्प करता है रिमेन हेल्दी रहने में और ऑल टाइप के वर्क करने में हम जो है वो प्रेफर हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं. इट मेक्स अस एक्टिव बन जाते हैं. कंप्लीट आवर वर्क, वी कैन कंप्लीट आवर वर्क क्विकली, जल्दी से अपना, एक्यूरेटली, सही तौर तरीके से, क्विकली से. अगर योगा करेंगे तो हम में एक्टिवनेस बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, जिसके कारण हम कोई भी वर्क को क्विकली, तेज़ी से और एक्यूरेटली सही तरीके से कर पाएंगे. हमारी बॉडी जो है वो लचीली होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी हमें और हमारे मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. वी गेट इनर
पीस, अंदरूनी शांति मिलेगी। प्रैक्टिसिंग योगा, योगा की प्रैक्टिस करने से हमारा मन जो है वो शांत बना रहता है। इट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब हमारे दिमाग के ऊपर जो भी गलत प्रभाव रहता है या हमारा दिमाग किसी प्रेशर में दबा हुआ रहता है। और फील रिलैक्स, हमारी बॉडी, माइंड, हमारी मसल्स, जब जो सारी चीज़ें हैं वो रिलैक्स महसूस करती है। सो स्टूडेंट्स, योगा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी डेली रूटीन की लाइफ में। योगा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। योगा इज़ अ प्रैक्टिस दैट हेल्प अस इन डेवलपमेंट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ। इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, पीसफुल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो योगा जो है हम सबको करना चाहिए। यू कैन सी दैट पिक्चर, पेज नंबर 44 पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स। ये जो है ये कुछ स्टेप दिए गए हैं आपके सूर्य नमस्कार के। सूर्य नमस्कार के ये स्टेप हैं। इन स्टेप को फॉलो करते हुए आप लोग जो है घर बैठे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो आप ट्राई करना स्टूडेंट्स, ये सूर्य नमस्कार के योगा के कुछ स्टेप हैं जो आपको घर बैठे फॉलो करने हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा योगा आसन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? योगा आसन। योगा आसन क्या होता है? योगा आसन इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज टू विच वी मूव आवर बॉडी इन वेरियस पोजीशन। योगा आसन एक ऐसा योगा आसन जो है वो एक टाइप की एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम एक्सरसाइज करते हैं और हम हमारी बॉडी को अलग अलग पोजीशन में कर सकते हैं। बहुत सारी पोजीशन में करते हुए हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो योगा आसन के कुछ स्टेप आपके सामने दिए गए हैं स्टूडेंट्स। ये सम बेसिक योगा हैं जो आप घर बैठकर कर सकते हैं। इन आसन के नेम भी दिए हुए हैं, 6 आसन दिए हुए हैं। सम बेसिक योगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिक्षासन, त्रिकोणासन, नौकासन, पद्मासन, ऐसे कुछ आसन हैं जिनको आप घर बैठे हुए कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप ये स्टेप, सूर्य नमस्कार, ये सब कर सकते हैं। वी फील वेरी हैप्पी, जब ये हम आसन करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, रिलैक्स होते हैं। डूइंग योगासन, योगासन करने में हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, हम बहुत खुश भी रहते हैं। आफ्टर द मॉर्निंग प्रेयर इन द असेंबली पीरियड, जब हम मॉर्निंग में असेंबली पीरियड में हम प्रेयर करते हैं, वी समटाइम्स डू प्राणायाम्स ड्यूरिंग आर फिजिक्स एजुकेशन पीरियड। तो मॉर्निंग असेंबली करने के बाद हम हमारे स्कूल में कभी कभी योग भी करते हैं, योगा आसन भी करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने भी योग की क्लास अपने स्कूल में लगी थी। जो इला सोनी मैम है वो हमारे यहाँ योगा की क्लास लगाने आए थे। आपने भी कुछ योगा के स्टेप उनसे सीखे। तो स्टूडेंट्स डूइंग योगा आसन टुगेदर, यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 45 कुछ बच्चे जो है, कुछ स्टूडेंट जो हैं योगा आसन कर रहे हैं एक साथ। योगा आसन जो है अलग अलग तरीके से होता है। इसको करने से हम हैप्पी हो जाते हैं और हमारी बॉडी और माइंड जो है वो रिलैक्स फील करता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 5 का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है और इसके मेन जो है वो हेड ऑफ कौन है और किस नाम से जाने जाते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो योगा और originated in India due to the effort of government of India. The United Nations declared, यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को है वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के नाम से माना है। मतलब हम पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है 21 जून को योगा डे के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डे कब होता है तो आप बताओगे 21 जून को पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज हैव स्टार्टेड लर्निंग योगा इन आवर कंट्री। कई कंट्रीज़ के लोग जो हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के पीपल जो हैं
वो योगा करते हैं हमारी कंट्री में। आफ्टर लर्निंग योगा इन इंडिया, अब जो है योगा जो है वो इंडिया में भी आ गया है। इंडिया में भी इसकी प्रैक्टिस जो है टीच अदर इन दियर ओन कंट्रीज़, अपनी अपनी कंट्रीज़ में सभी लोग जो है योगा की इम्पोर्टेंस को जानने लगे हैं। और सभी कंट्रीज़ के लोग जो हैं अपने इंडिया में भी और बाहर कंट्रीज़ में भी योगा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थिंक है, इसीलिए सब लोग इसके रूल्स को फॉलो करते हुए योगा करते हैं। और महर्षि पतंजलि इज कंसीडर्ड ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। अब 21 जून को तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। देन नेक्स्ट है कि फादर ऑफ मॉडर्न योगा के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो फादर ऑफ मॉडर्न योगा के नाम से जाने जाते हैं महर्षि पतंजलि जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न योगा के नाम से जाने जाते हैं। अष्टांगा योगा इज अ सिस्टम ऑफ योगा कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग 8 प्रैक्टिस। 8 तरह की प्रैक्टिस है जिनसे अलग अलग जो है योगा के अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। जैसे यामा जो मोरल कोड्स है, आसना पोस्चर है, प्रत्याहारा ये है सेंस कंट्रोल, ध्याना मेडिटेशन है ध्यान लगाना, नियामा सेल्फ रूल है, प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल है, धराना कंसंट्रेशन है, और समाधि मतलब एकदम शांत होकर चुपचाप बैठना है। अब आते हैं मेडिटेशन पे। मेडिटेशन आपको स्कूल में भी करवाया गया था स्टूडेंट्स। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन एक एक्ट होता है। रिमेनिंग इज अ साइलेंट एंड काम स्टेट ऑफ माइंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अलाउ आवर माइंड टू हैव पीसफुल थॉट। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बिल्कुल चुपचाप अपनी आँखों को बंद करके पीसफुल होकर अपने माइंड को पीस देते हैं, शांति देते हैं। कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना हम किसी से बात करते हैं, बिल्कुल साइलेंट होकर हम बैठ जाते हैं और हमारी माइंड को पीसफुल बनाते हैं और किसी थॉट में डूब जाते हैं। इट इज़ ऑफन यूज्ड बाय द पीपल क्लियर नेगेटिव थॉट्स, रिड्यूस स्ट्रेस। ये सब करने से हमारे माइंड की मेडिटेशन जब हम करते हैं कुछ समय के लिए चुपचाप आँख बंद कर जब हम एकांत में बैठ जाते हैं तो इससे क्या होता है? इससे हमारे दिमाग को शांति मिलती है, हमारा स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है और हमारे माइंड में जितनी भी नेगेटिव थॉट्स होती हैं, बुरे विचार होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं, हमारी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाते हैं। मेडिटेशन जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इट रिड्यूस स्ट्रेस को कम करता है। इट हेल्प टू फोकस बेटर, इससे हम किसी चीज़ पे फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिलैक्स द बॉडी, इससे हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। तो मेडिटेशन, योगा आसन, योगा, गेम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सभी हर एज के पर्सन को, स्टूडेंट्स को, सभी को ये सारे आसन, ये सारे मेडिटेशन जो है करने चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। स्टूडेंट्स, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इंडिया है, उसमें जो है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग जो है मतलब भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको समान अधिकार हमें स्कूल में देने चाहिए। मतलब जो गेम्स लड़के खेलते हैं वो लड़कियां भी खेल सकती हैं और लड़कियों के गेम लड़के भी खेल सकते हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ में होनी चाहिए। लड़का और लड़की जैसी कोई भी भावना जो है नहीं होनी चाहिए। ईच स्टूडेंट इज़ गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट गेम्स। किसी भी तरह के गेम हो, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अब आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल टीम। नेशनल टीम क्या होती है? अ चाइल्ड हु एक्सेल इन अ गेम एट द स्कूल लेवल व्हेन प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग एसेंशियल सपोर्ट। अगर कोई भी बच्चा किसी एक गेम को खेलने में परिपूर्ण है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और सपोर्ट से, उसे टीचर्स के सपोर्ट से उसे जो है हाई लेवल तक पहुंचाया जाता है। वो आगे चलकर एक बेस्ट खिलाड़ी बनता है, चाहे वो ही हो शी हो, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कंट्री के लिए।
तो ही शी बिकम्स अ नेशनल प्लेयर एंड प्लेज फॉर अ नेशनल टीम। तो आगे चलकर वो बच्चा या बच्ची, ही या शी, लड़का हो या लड़की हो, वो अपने जो है नेशनल लेवल पर नेशनल प्लेयर बनकर खेलता है, उसको हम नेशनल टीम बोलते हैं, क्योंकि वो प्लेयर बन जाता है। और नेशनल लड़का लड़की जो किसी गेम को खेलने में परिपूर्ण है, अगर उसको टीचर फैमिली का सपोर्ट मिले तो वो आगे चलकर जो है नेशनल के लिए खेलता है और उससे नेशनल टीम बनती है। उन नेशनल प्लेयर से नेशनल टीम रेडी की जाती है, हर एक कंट्री की, हर एक स्टेट की। नेशनल टीम जो है वो कंसिस्ट करती है प्लेयर्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्लेयर्स होते हैं अपनी अपनी टीम में। दे प्ले एज अ टीम, वो टीम के साथ खेलते हैं। व्हेन आर नेशनल टीम विन्स अ टूर्नामेंट द होल कंट्री सेलिब्रेट इट्स विक्ट्री। जब हमारी नेशनल टीम किसी भी दूसरी नेशनल टीम से जीतती है तो हमारी कंट्री की विक्ट्री यानी विजय होती है और उसको अप्रिशिएट किया जाता है उस प्लेयर को, और ऑनर्ड, उस प्लेयर का सम्मान भी किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन हैव अ रेपुटेशन फॉर फेयर प्ले एंड गुड स्पोर्ट्समैनशिप। एक अच्छा पर्सन जो होता है वो अपनी रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन बनती है, वो अच्छा खेलता है तो आगे जाकर वो अच्छा कहलाता है, उसको ऑनर किया जाता है और गुड स्पोर्ट्समैनशिप भी उसको मिलती है। दे हैव पर्सनल क्वालिटीज़ सच एज पेशेंस। ऐसे पर्सन जो टीम के लिए वर्क करते हैं उनमें पेशेंस होता है, पेशेंस, धैर्य, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी होती है, टॉलरेंस सहन शक्ति, और पोलाइटनेस, कैपेसिटी ऑफ वर्क हार्ड, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारी क्वालिटी उनको स्पोर्ट्स के दौरान मिलती है अपनी लाइफ में। तो ये डेवलपमेंट करती है क्वालिटीज़ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो रहता है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में स्टूडेंट बताया गया है कि वो कितना पोलाइटनेस होता है, ऑनेस्ट होता है, पेशेंसफुल होता है, टॉलरेट होता है, और हर वर्क को कैपेसिटी ऑफ हार्ड वर्क को किसी भी तरह के हार्ड वर्क को करने की कैपेसिटी उसमें होती है। तो नेशनल टीम में जो प्लेयर खेलेगा उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं और वो अपने देश के लिए खेलता है और देश को विक्ट्री दिलाता है और देश जो है उसको सम्मान करता है और उसकी जो है सम्मान करता है और उसे किसी स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो फेमस हो जाता है, लाइक सचिन तेंदुलकर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैप्टन ऑफ द टीम। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कोई भी टीम होती है, चाहे क्रिकेट टीम हो, हॉकी टीम हो, फुटबॉल टीम हो, उसका एक कैप्टन होता है। तो रवि इज़ द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम इन आवर क्लास। तो क्लास का एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारी जो फुटबॉल टीम है उसका कैप्टन है रवि। रवि जो है, रवि इज़ अ गुड कैप्टन। रवि gives us responsibilities and clear direction. He is fair, focused and encouraged under the leadership. Our football team shows true team spirit. रवि की जो है, कहा गया है कि रवि जो है हमारी फुटबॉल टीम का एक कैप्टन है जो हमें क्लियर डायरेक्शन, सही दिशा निर्देश देता है। वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और उसकी लीडरशिप जो है वो बेस्ट है और उसके अंडर कंट्रोल में हमारी जो टीम है वो एक स्पिरिट की ओर जाती है। तो जो कोई भी गेम जब हम खेलते हैं स्टूडेंट्स, तो टीम स्पिरिट होना उसमें बहुत ज़रूरी है और क्लियर डायरेक्शन जो है उसको एक कैप्टन के द्वारा दिया जाता है। इसी तरह से नितिका का एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारे स्कूल की जो बास्केटबॉल की जो टीम है उसकी कैप्टन है नितिका। नितिका जो है, शी ऑलवेज एनकरेज टीममेट्स टू डेवलप इम्प्रूव दियर प्लेइंग स्किल। तो नितिका जो है वो बहुत अच्छी कैप्टन है रवि की तरह। वो जो है हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल के जितने भी, उनकी प्लेइंग स्किल को, उनके खेलने की क्षमता को कैसे इम्प्रूव किया जाए और उनमें कैसे डेवलपमेंट लाया जाए, ऐसी भावना हमेशा वो ऐसे डायरेक्शन अपने खिलाड़ियों को देती रहती है। तो कैप्टन इज़ द लीडर ऑफ हिज हर टीम। कोई भी गर्ल्स की टीम हो, बॉयज़ की टीम हो, जो कैप्टन होता है वो लीडर होता है और उसका मेन रोल क्या होता है, सक्सेस इन अ गेम डिपेंड इन अ लॉट ऑफ रोल कैप्टन प्लेज इन द गेम्स। मतलब उनका रोल होता है कि अपनी टीम को सक्सेस दिलाना और टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं उनको मोटिवेट करना कि
कि गेम को किस तरह से खेलना है और उनकी प्लेइंग स्किल जो है वो किस तरह से सॉलिड होगी, ताकि इन फ्यूचर हमें किस तरह से उस गेम में सक्सेस मिल सके। प्ले टाइम इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। प्ले जो टाइम होता है वो हमारे जो है बेस्ट टाइम होते हैं। स्पेशली हम इस टाइम में हम इंजॉय करते हैं गेम खेलते हुए। चाहे हम नेबरहुड पार्क, चाहे हम अपने पड़ोस के पार्क में भी कोई गेम खेलते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, तो हम न्यू फ्रेंड्स, हम नए दोस्त बना सकते हैं खेल खेल में। व्हेन वन ऑफ आवर फ्रेंड प्ले वेल वी अदर फॉर हिम और हर। चाहे कोई शी हो, ही हो, बॉय हो, गर्ल हो, हम न्यू फ्रेंड्स खेल खेल में हमारे बना सकते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोस का पार्क ही क्यों ना हो। वाइल प्लेइंग वी लर्न टू कोऑपरेट। जब हम खेलते हैं तो हमने कोऑपरेट की भावना आती है। शेयर एंड वर्क टुगेदर, एक साथ काम को करने की, किसी चीज़ को शेयर करने की, डिसिप्लिन की और डेवलपमेंट टीम स्पिरिट की भावना आती है। तो स्टूडेंट्स, गेम जो है वो प्ले मैनर, गुड मैनर में खेलना, रूल्स फॉलो करना आपके लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए ज़रूरी होता है। और कैप्टन ऑफ द टीम जो होता है उसका मेन मोटिव होता है कि टीम को सक्सेस दिलाना। और आप जो है खेल खेल में अपने अगर ग्राउंड के अंदर, पार्क के अंदर भी आप खेलते हो तो आप जो है अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो और दोस्ती कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेथिंग, सांस ले रहे हैं। व्हेन वी प्ले गेम्स, जब हम गेम्स खेलते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे रनिंग करना, जंपिंग करना। तो इससे हमारी बॉडी में क्या आती है, जब भी हम रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वी गेट एनर्जी फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड बाय द ऑक्सीजन टेकन इन द ड्यूरिंग ब्रीथिंग। और ये सारी एनर्जी किससे आती है, ये सारी एनर्जी आती है हमें डाइजेस्टेड से। हमारा जो हम खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन के बाद जो रस बनता है उससे हमें ये सारी एनर्जी मिलती है। और एक जो हम सांस लेते हैं, कहाँ, एनवायरनमेंट से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है नेचर से, तो ऑक्सीजन जो है उसका मेन रोल रहता है हमारी बॉडी में। अगर पूर्ण रूप से हमें ऑक्सीजन मिलती है तो हमें सांस लेने में, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथिंग करने का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको 1 बाय 1 चैप्टर जो है समझ में आ रहा है। फिर आते हैं हम द मैकेनिज्म ऑफ बाय विच ऑर्गेनिज्म लाइक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो हवा में सांस लेते हैं और सांस के दौरान वो ऑक्सीजन जो है लेते हैं। गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रेथिंग। तो जब हम सांस लेते हैं एयर के अंदर, हवा में जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम मुंह से बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम गेन करते हैं, लेते हैं, तो इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। अब कुछ बताया हुआ स्टूडेंट्स, सो लिसन टू मी। द टेकिंग इन द एयर रिच इन ऑक्सीजन। जब हम हवा लेते हैं तो हम बड़ी मात्रा में हवा से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो इनटू द बॉडी, जब हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन लेना। द गिविंग आउट ऑफ द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम हवा के अंदर सांस छोड़ते हैं आउटसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी से जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो जब हमने ऑक्सीजन ली तो इनहेलेशन किया बॉडी में, और जब बाहर की तरफ सांस छोड़ी तो एक्सहेलेशन किया। तो ब्रीथिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट आवर लाइफ। तो हमारी जीवन के अंदर ब्रीथिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लाइफ के अंदर हमें अगर लाइफ जीनी है, स्वस्थ लाइफ, तो हमारी जो ये डेली रूटीन है हमारा, कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन नेचर से लेते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम नेचर को देते हैं। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वाइल ब्रीथिंग इन, तो कार्बन लंग्स जो हम जो हवा से सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाती
है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, तो हमारी चेस्ट और लंग्स के थ्रू गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ब्रेथिंग इन इनहेलेशन एंड ब्रेथिंग आउट एक्सहोलेशन, ये प्रोसेस जो है हमारा कंटिन्यू डेली जो है, हम ये जो वर्क है हमारी बॉडी वो कंटिन्यू करती रहती है, जिससे हमारा जीवन जो है वो कंटिन्यू चलता है। यस स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ब्रेथिंग इन एयर, हवा में हम सांस लेते हैं, ब्रेथिंग आउट एयर, हवा में हम सांस छोड़ते हैं। इसके अंदर हमारी बॉडी का जो है वो बहुत रोल होता है कि स्वस्थ हवा में हमने ऑक्सीजन ली जो हमारे लंग्स तक गई, और हमारे अंदर से लंग्स के थ्रू, सांस के थ्रू हमने बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ी। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का, जिससे हम जिंदा रहते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो हमारी लाइफ में तो हम जो हैं जीवित नहीं रह पाएंगे। And the next point is cooling by blowing. Cooling by blowing. When we have to drink hot and cold soup, milk, what do we normally do? जब भी हम कोई गर्म या गर्म चीज़ को ठंडा करते हैं, चाहे कोई गर्म मिल्क हो, गर्म सूप हो, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? वी ब्लो आउट एयर फ्रॉम आवर माउथ, हम अपने मुंह से उसमें फूंक मारते हैं। तो व्हाट हैपन्स, क्या होता है? मिल्क और सूप जो है वो कूल हो जाता है कुछ समय में ही, लाइक दिस, कूलिंग बाय ब्लोइंग, यानी मुंह के अंदर से फूंक मार के दूध या गर्म सूप को ठंडा करना। वाई, क्यों क्यों हो जाता है? द वाटर वेपर इन द एयर वी ब्रेथ आउट, जब हवा के अंदर वाटर वेपर होता है, जब हम सांस लेते हैं बाहर की तरफ, तो मेक्स द हीट राइजिंग फ्रॉम द हॉट मिल्क और सूप एस्केप फास्टर, सो ब्लोइंग एयर फ्रॉम आवर माउथ कूल्स द हॉट ड्रिंक्स। तो जैसे ही हम मुंह की फूंक बाहर की तरफ निकालते हैं, तो जब वाटर वेपर निकलता है हवा के अंदर, तो वो जब हॉट सूप और मिल्क पर पड़ता है हमारी फूंक से, तो वो गर्म चीज़ें भी ठंडी होने लगती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स कि आप कभी विलेज गए हैं, गांव में, या आपके घर में आपकी दादी माँ, नानी माँ कभी भी चूल्हे पर रोटी बनाती हैं? चूल्हा देखा है आपने? ब्लोइंग आउट एयर, हमारे मुंह से फूंक मारने से, फूंकनी जो होती है एक लोहे की जो ऐसी थिंग होती है जिसके अंदर से जब हम फूंक मारते हैं तो चूल्हा जलता है और उस पर फायर तेजी से आती है और हम काम कर सकते हैं। हेल्पिंग अ फायर टू बर्न वाइल ब्लोइंग, आग को जलाने के लिए मुंह की फूंक जो है वो काम आती है। कभी आप विलेज गए हैं, वहाँ पर क्ले का चूल्हा देखा है? उसको हम क्ले स्टोव के नाम से जानते हैं, जिसमें एक पाइप की हेल्प से फायर को तेज किया जाता है ताकि कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द चूल्हा टेक्स प्लेस व्हेन मोर एयर इज सप्लाइड, मोर हीट इज गिवन आउट एंड कुकिंग बिकम्स फास्टर। किसी भी चीज़ को चूल्हे पे पकाने के लिए उसकी आग को तेज करना पड़ता है, जो हम एक आयरन की पाइप के थ्रू, जिसको हम फूकनी बोलते हैं, उसके थ्रू हम फूंक मारते हैं, तो आग जो है वो तेज़ी पकड़ती है और हमारा जो कुकिंग का प्रोसेस है वो तेज़ी से होता है और जल्दी से हमारा काम चूल्हे पर कंप्लीट हो जाता है। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम मुंह की हवा से बजाते हैं। वी प्ले मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाय द ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ, लाइक फ्लूट, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, क्लैरिनेट एंड फ्रेंच हॉर्न। ये 5 ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम ब्लोइंग, मुंह की द्वारा, हम जो मुंह की हवा से इनको प्रेशराइज करते हैं, हम जोर से फूंक देते हैं इनके अंदर, तो ये बजते हैं। आपने सारे तो नहीं, लेकिन आपने फ्लूट तो ज़रूर बजाई होगी। कैसे आप मुंह से जोर से जब इनको एयर देते हैं, हवा देते हैं, तो ये बजने लगते हैं। ऑलवेज ब्रेथ थ्रू द नोज़, स्टूडेंट्स हमें हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। कैसे? द फाइन एयर इन आवर नोज ट्रैप द डस्ट एंड जर्म्स इन द एयर वी ब्रेथ इन एंड प्रिवेंट देम एंटरिंग आवर लंग्स। हमें मुंह से कभी सांस नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा नोज से सांस लेना चाहिए। कि आपने देखा होगा कि नोज के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो एक ट्रैप बना कर रखते हैं। ट्रैप यानी
जाल बनाकर रखते हैं। उन जाल के थ्रू हम नाक के थ्रू जो डस्ट और जर्म्स होते हैं वो हमारे लंग्स के अंदर नहीं जा पाते हैं, हम बीमारियों से बचे रहते हैं। यही अगर हम व्हेन वी ब्रेथ इन एयर थ्रू द माउथ, अगर हम हवा में मुंह से सांस लेते हैं तो सारे जो जितने भी जर्म्स होते हैं वो डायरेक्ट जो है हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं और हमारे लंग्स जो हैं वो क्लीन्ड नहीं रह पाते हैं। तो इट कैरीज डस्ट एंड जर्म्स इनटू आवर लंग्स एंड वी कैन फॉल सिक। अगर हम नाक से सांस नहीं लेंगे, मुंह से सांस लेंगे तो सारी गंदगी हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है और हम जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें जो है नोज से सांस लेना चाहिए, हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 5 था लेट्स प्ले गेम्स, जो मैंने आपको रीड करवाया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे।